Good morning, students. In this video, we will study the next part of our first chapter, solid state. So, हमने यहाँ तक किया था कि एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज जो होती हैं क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सब्सटेंसेस की. नाउ वी विल गो विथ क्लीवेज विद नाइफ. ठीक है, जब हम क्लीवेज विद नाइफ दैट इज आप अपने क्रिस्टलाइन या अमorphous सब्सटेंस को जब नाइफ से कट डाउन करते हो तो फिर कट डाउन करने के बाद क्लीवेज कैसी आती है. जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी क्लीवेज होती है वो एकदम फाइन आती है. जैसे आपने क्रिस्टल्स में देखा होगा, क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, एकदम कट एंड क्रॉसेस होते हैं और मल्टीपल तभी रिफ्लेक्शंस होती हैं. और क्योंकि उनका सरफेस सब एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है और जब बोन्स कट होते हैं तो बिल्कुल क्लीन की क्लीवेज आती है. बट आप जब अमorphous सब्सटेंसेस के अंदर देखोगे तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप स्पंज ले सकते हैं या रबर ले सकते हैं. जब आप रबर को क्लीवेज करने की कोशिश भी करते हैं नाइफ से तो वो यूनिफॉर्म कट होती ही नहीं है, उसका एक हिस्सा अलग से ही टूट जाता है और बहुत इरेगुलर क्लीवेज आती है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, पर जो अमorphous सॉलिड्स हैं वो हमारे वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं. सुपर कूल्ड लिक्विड्स मीन्स वो हाई टेम्परेचर पे भी एज सॉलिड ही प्रिटेंड करेंगे, वो लिक्विड फेस में नहीं आएंगे. सो दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है एंड दे आर नोन एज स्यूडो सॉलिड्स. दैट इज नकली सॉलिड्स होते हैं वो, और उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है. वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं. रियल सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. सो आप हमने जितनी भी क्वालिटीज़ इनकी पढ़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप इनकी डिफरेंस कर सकते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमorphous का. नाउ हेयर पर अमorphous सॉलिड्स फिर बनाए क्यों, अगर ये रियल सॉलिड्स हैं तो इसके लिए इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास. यूजेस ऑफ अमorphous सॉलिड्स वही आपके पास, क्योंकि अमorphous सॉलिड्स जो हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक ग्लासेस की तौर पे हम यूज़ करते हैं. इनऑर्गेनिक ग्लासेस आपके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, लेबोरेटरीज में, आपने लैब्स में यूज़ की हैं. बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स, वो सारे बोरोसिलिकेट ग्लास वो क्रिस्टल्स के नहीं होते, वो और तो किसके होते हैं, इनऑर्गेनिक क्लासेस होते हैं वो, और वो किसके होते हैं, अमorphous सॉलिड्स के होते हैं, ताकि वो हाई हीटिंग पे भी क्या है, ब्रेक नहीं होते. फर्दर इसके क्या यूजेस हैं. अनदर वेल नोन अमorphous सॉलिड इज रबर, जो भी हमने एग्जांपल क्लीवेज में भी देखा उसका. तो ऑब्वियसली रबर के तो फर्दर बहुत सारे यूजेस हैं. उसके बाद हमारे पास जो है अमorphous सॉलिड्स ऑब्वियसली प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, रबर, स्पंज, ये सब आर्टिकल्स हैं. तो प्लास्टिक से तो बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के. और उसके साथ एक एग्जांपल है अमorphous सिलिका, जो कि बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमारे प्लांट्स में यूज़ होते हैं. अब फर्दर क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. हमने क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड्स पढ़े, अब क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम किस बेसिस पे, चार टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो किस बेस पे आपने किया है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे एंड उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसके बेस पे. सो फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड्स. अब इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो होंगे आयंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस होंगे. और इसके अंदर आप ऑब्वियसली जब अब कैटायन एंड एनायंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्सेस कौन से ऑपरेट होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोलम्बिक फोर्सेस आप कह सकते हो. ठीक है, और वो फोर्सेस कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं. अब इनके फोर्सेस जब कि इतने स्ट्रोंग होते हैं तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इन दोनों के फोर्सेस को बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में. ऑब्वियसली ये तो सबके लिए है कि सॉलिड स्टेट में हर चीज़ क्या होती है, एज ये वाले बॉन्डिंग फोर्सेस इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं कंपाउंड्स, क्योंकि वो उनके आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए. जब तक आयंस फ्री नहीं है, मूव नहीं कर रहे, दे डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड बिहेव एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. पर जैसे ही आप इसको मेल्ट करोगे, मोल्टन स्टेट में आएंगे, नाउ आयंस आर फ्री टू मूव and then they can conduct electricity. So at molten stage they are good conductors of electricity. तो वही है, like dissolve like is the general rule of solubility. तो पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होंगे और इनसोल्यूबल होंगे नॉन पोलर के अंदर. ठीक है, सेकंड ऐसे है मॉलिक्यूलर सॉलिड. सबसे
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर 3 टाइप के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर के मतलब आपको पता चल रहा है कि जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इसमें फोर्सेस पता होने चाहिए। फोर्सेस कौन से होंगे इसमें, फोर्सेस जो है इसके अंदर वो है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या जो लंडन फोर्सेस। लंडन इज द नेम गिवन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और ये किस टाइप के फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर जैसे हमने इसमें पढ़ी, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वीक फोर्सेस हैं। अब आप यहाँ से बात ले सकते हैं, अगर वीक फोर्सेस हैं तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि ये कम एनर्जी पे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे वीक फोर्सेस होने की वजह से, ठीक है। तो और वीक फोर्सेस की वजह से यूजुअली गैसियस या लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे, एंड इनको बाय सुटेबल कंडीशंस ही हम इनको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अब कौन से होते हैं, पोलर मतलब जिनके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स लेने हमने यहाँ पे HCl SO2। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो करेंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं, डाइपोल फोर्सेस, एक प्लस एक माइनस, तो दूसरे का पॉजिटिव एंड फर्स्ट वाले के नेगेटिव एंड से अट्रैक्टेड होता है, एंड ऐसे ही सो ऑन, ऐसे करते करते डाइपोल जो जनरेट होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओरिएंट हो जाते हैं एंड अट्रैक्शन फोर्सेस शो करते हैं एज अ होल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती है हमारे पास, वो भी वीक होती हैं पर वो स्ट्रोंगर होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से, क्योंकि ये भी एक डाइपोल इंटरेक्शन भी वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है, पर ये लंडन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पर क्योंकि ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से तो ज़्यादा है, इसलिए उनके फर्स्ट वालों के कंपैरेटिव इनका मेल्टिंग पॉइंट उनसे सिर्फ ज़्यादा होगा, पर आयनिक वालों से तो बहुत कम होगा। ऐसे ही थर्ड होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अब ये जैसे आपने दे लिए जिनका स्मॉल साइज होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिनके साथ हाइड्रोजन बाइंड हो सकता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वाटर या अमोनिया। अब इनमें आपके पास कैसी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कि एक का H+ जो होगा वो दूसरे के जो नेगेटिवली, ये जैसे अमोनिया का NH3, तो अमोनिया क्या पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये फर्दर इस नाइट्रोजन का, तो ये आपस में क्या होंगी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, सेकंड के नाइट्रोजन और फर्स्ट वाले के हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस ये भी एक वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे पर हाइयर होंगे पहले दो कैटेगरी से, क्योंकि इन दोनों से हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये।